हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो जैसा कि हमारे क्विक रिवीजन की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, जिसकी हमने 2 एक्सरसाइज पहले कर रही हैं। जिसने अभी तक नहीं देखी हैं वो जाके वीडियो ज़रूर देखें। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 की ओर। जैसा कि एक्सरसाइज बहुत लंबी है तो मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़े से ट्रिकी रहेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो नॉर्मली एसएन के फॉर्मूले से हो जा रहे हैं। उसमें मतलब ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है। आपको नॉर्मली बस एस एन का फॉर्मूला लगाना है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उससे आप वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उसमें भी 10 से 12 आपके क्वेश्चन है। उसमें से भी मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ए इक्वल टू 7, A13 की वैल्यू 35 दी हुई है, डी की वैल्यू निकालनी है, S13 की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A13 की वैल्यू 35 दी हुई है तो हम A13 का फॉर्मूला ओपन करेंगे, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस ट्वेंटी इन डी। ए प्लस ट्वेंटी इन डी इक्वल टू 35 दिया हुआ है। ए की वैल्यू यहाँ पे 7 यूज़ करिए, तो 7 प्लस 12 डी इक्वल टू 35 हो चुका है। यहाँ से 30 को वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28। 12 डी इक्वल टू 28 आ गया है, डी इक्वल टू 28/12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हमें डी की वैल्यू मिल रही है 7/3। अब हमें डी की वैल्यू मिल चुकी है तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, S13 वाला, जो कि होगा S13 इक्वल टू एन बाई टू। अगर अब S13 को पूरा फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे S13 है तो S13 तो जैसे S13 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो S13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में A प्लस A13। ये हमने शॉर्ट वाला फार्मूला लगा रखा है बिकॉज हमें एन की वैल्यू भी पता है, हमें ए की वैल्यू भी पता है। और जब यहाँ पे S13 निकालेंगे तो उसके साथ में A13 आना जरूरी है। जैसे S14 निकालेंगे तो यहाँ पे A14 आएगा। तो A13 भी ऑलरेडी गिवन है तो हम छोटा वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है S13 इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। S13 इक्वल टू एन की जगह 13 यूज़ कर लिया है तो 13/2 हो चुका है। ए की जगह 7 यूज़ किया है, ए एन की वैल्यू 35 की है। ए एन मतलब कि A13 की वैल्यू ऑलरेडी 35 गिवन है। इसको बस नॉर्मली सॉल्व करने के बाद हमें S13 की वैल्यू 273 मिल चुकी है। देन एक क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, एस एन की वैल्यू 192 दी हुई है और डी की वैल्यू पूछी हुई है। एस एन का मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 8, मतलब उसने S8 की वैल्यू गिवन है। S8 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। तो हमने सीधे सीधे फार्मूला ओपन किया है एस एन का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद हमने एस एन की जगह 192 यूज़ कर लिया, एन की जगह 8 यूज़ किया हुआ है। ए की जगह वैल्यू 3 दी हुई थी तो 3 2 6 हो जाएगा। एन की जगह 8 दिया था तो 8 माइनस वन 7D हो गया है। बस नॉर्मली आपने इस 8 से इसको कट किया है तो 24 आ जाएगा। 24 2 48, 24 2 ये बना हुआ है, ये 6 प्लस 7D हो चुका है। 24 2 48 करेंगे, 6 यहाँ से सब्ट्रैक्शन में जाएगा तो 48 में से 6 घटा के 42 आ जाएगा। 7 से डिवाइड मारेंगे तो डी की वैल्यू आपको 6 मिल जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल की वैल्यू 28 गिवन है, एस की वैल्यू 144 है, एन की वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो हमने, क्योंकि हमें एल मतलब लास्ट टर्म होता है, तो हम एस एन का भी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लास्ट वाला ही। तो एस एन इक्वल टू हमने यूज़ किया है एन बाई टू ए प्लस एल। एस की वैल्यू दी है 144, एन की वैल्यू दी हुई थी 9 और एल की वैल्यू दी हुई थी 28। नॉर्मली इसको हमने सॉल्व करा है, 9 से इसको काट रखा है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 28 को आपने इधर ट्रांसफ़र किया है तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया ए इक्वल टू 4। देन बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दी हुई है तो पूछा है कि कितने टर्म्स आपको चाहिए ताकि एपी का सम कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो हमने मान लिया है कि टोटल ही टर्म्स कितने हैं, एन टर्म्स हैं, मतलब एन टर्म्स का सम कितना मानेंगे हम, 636 मानेंगे। यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा। ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू निकालेंगे तो 17 माइनस 9 करेंगे, 8 आने वाली है। एस एन का फॉर्मूला ओपन किया है सबसे बड़ा वाला, बिकॉज हमारे पास अभी ए एन भी नहीं है और लास्ट टर्म भी नहीं है।
और तो एस एन इक्वल टू, और एस एन का फॉर्मूला ही क्यों किया है, बिकॉज हमारे को एस एन की वैल्यू दी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से ही हम खोल के एन की वैल्यू निकालेंगे। एस एन का फॉर्मूला यूज़ किया है लंबा वाला n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 636 गिवन है, n/2 की जगह n/2 ही रखा है बिकॉज एन की वैल्यू तो हमने निकालनी है। ए की वैल्यू यहाँ आपको दिखेगा 9 है, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 9 × 2 = 18। एन की वैल्यू निकालनी है तो अगेन वही प्रोसेस, डी की वैल्यू 8 आ रही है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1272 हो जाएगा। देन इस एन का इस पूरे अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 18 का एन से मल्टीप्लाई 18n हो जाएगा। पहले 8 का एन से करेंगे, फिर 8n का एन से करेंगे तो 8n², फिर 8n का -1 से करेंगे तो -8n हो जाना है। देन उसके बाद आपने इसको यहाँ शिफ्ट करके ये 8n² + 10n -1272 बना। ये पूरी इक्वेशन 2 से कट हो सकती है, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करके छोटी कर दी है। 2 4 = 8, 2 5 = 10 एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 636 आ जाना है। देन आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में सीख क्या रखें, तो हमने नॉर्मली क्या करना है, 5n के ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे ये, उसमें टेक्निक होती थी कि लास्ट वाला जो कांस्टेंट है और जो n² का कोफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उनके ऐसे फैक्टर निकाल के लाएं कि आपको बीच वाला टर्म मिल जाए, और उन फैक्टरों के बीच में ये जो साइन होता है कांस्टेंट के आगे वाला ऑपरेशन लगना ज़रूरी है। तो इसके फैक्टर करते करते हम लाए हैं 53 और 48, जो कि हमें पता है 53 में से 48 घटा के 5 आता है, तो इसलिए हमने 5n की जगह 53n और -48n यूज़ कर लिया है। देन हमने 4n² और -48n से हमने 4n कॉमन निकाला है, तो यहाँ n बच गया है, यहाँ -12 बच गया है। देन हमने 53n और -636 से 53 कॉमन निकाला है, तो n-12 बच गया है। तो यहाँ से हमारे पास 2 पेयर आए हैं, 4n + 53 n-12, बिकॉज जब हम इस पेयर को सॉल्व करेंगे तो n की हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, n की कंप्लीट वैल्यू होनी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने n-12 = 0 लेके n की वैल्यू 12 निकाल दी है। इसका मतलब है इस AP के 12 टर्म्स हम जब लेंगे तब जाके उनका सम कितना आएगा, 636 आएगा। देन फिर 5th 6th 7th क्वेश्चन बड़े ईजी हैं, आप ज़रूर करके देखिएगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर, जिसमें हमें दे रखा है द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड द नेक्स्ट 17 टर्म्स इज़ 289। देन द सम ऑफ nth टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है, तो उसने बोला है सम ऑफ 7 टर्म्स, उसने 49 दिया है तो मैंने नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, सम ऑफ 17 टर्म्स दिया है मैंने नोटेशन की फॉर्म में लिखा है, और सम ऑफ n टर्म्स उसने पूछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब SN का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं A और D आएगा, तो हमें A और D सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, A और D कहीं से फाइंड आउट करके आना पड़ेगा, और हम फाइंड आउट कहाँ से करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने S7 का फॉर्मूला ओपन किया है और इस साइड हमने S17 का फॉर्मूला ओपन किया हुआ है। S7 की वैल्यू 49 थी, 49 की जगह 49 यूज़ करिए। n की वैल्यू 7 थी तो 7/2 2a + n-1 इंटू दी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 7 यूज़ कर दिया है, बाकी a और d तो वैसे ही चलते रहेंगे। तो n की जगह 7 यूज़ कर दिया, ये वाले n की जगह भी 7 यूज़ कर दिया है, 7 7 = 49 हो जाएगा, 7 2 = 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6d आने वाला है। फिर से ये पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 से कट करा है, हमारे पास a और d में एक इक्वेशन बनी है। ऐसे ही हमने S17 को सॉल्व किया है, तो S17 को सॉल्व करने पर हमें मिला है 17/2 2a + 17 - 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करके आ रखे हैं तो एक लीनियर इक्वेशन हमें और मिली है, मतलब ए और डी में हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई है। इसको सॉल्यूशन हमने कहाँ सीखा था, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल वाला जो चैप्टर था, वहाँ हम इन इक्वेशन को सॉल्यूशन सीख के आए हैं। तो मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाई है, इसमें और इसमें हमें दिख रहा है दोनों जगह ए है, तो मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया है, तो माइनस करने पर ए से ए कट हो रहा है ये वाला पोर्शन, 8d में से 3d 5d बचेगा, 17 में से 7 10 बचेगा, तो 5d की वैल्यू 10, तो d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू 2 आ गई तो या तो आप इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, a की वैल्यू भी आपको मिल जानी है। d की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 2 = 6 हो जाएगा, 6 को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 7 - 6 1 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ किया हुआ है। फ्रॉम 1 से a की वैल्यू 1 आ रही है। अब हमने SN का फॉर्मूला यूज़ किया है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, n की जगह तो n ही रहेगा, a की जगह 1 रखोगे तो 2 1 = 2 हो जाना है। d की वैल्यू 2 आई थी, इसको ओपन करेंगे, बाहर से n/2 ही रहेगा, 2 का 2 उतारेंगे 2n - 2, यहाँ 2 से ये 2 कट हो जाना है, प्लस का 2 माइनस का 2, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2n बचना है, फिर ये 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो n का n से मल्टीप्लाई n² होगा। तो अब है क्वेश्चन 11, SN की वैल्यू दे रखी है 4n - n², A1 हमने फाइंड आउट करना है, S2 हमने फाइंड आउट करना है, A3 हमने फाइंड आउट करना है, A10 और AN। सबसे पहले आपको ये सम ऑफ n टर्म का एक्सप्रेशन दे रखा है, आप इसमें n = 1 रखेंगे तो आपको SN की वैल्यू मिल जाएगी,
जो आ रही है 3। S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, मतलब आपके पास AP में सिर्फ एक ही टर्म है जिसका आपने सम किया है, और AP का फर्स्ट टर्म ही क्या होता है, A या AP का जो पहला टर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, A या A1। तो इसलिए जो S1 का आंसर है वही हमारा क्या है, A1 और A का आंसर है, विच इज़ इक्वल टू 3। ऐसे जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो S2 की वैल्यू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर करके 4 आएगी। S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन AP। तो पहले 2 टर्म्स होते हैं A1 और A2, इसका मतलब है A1 प्लस A2 का आंसर आ रहा है 4। A1 का आंसर आपने ऊपर निकाल रखा है 3, यहाँ पे A1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3, A2 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें पता है हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर हमें AP के 2 टर्म्स पता चल जाएं तो हमें A2 भी पता है, हमें A1 भी पता है, तो A2 माइनस A1 करके हम कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 माइनस A1 करके हमारी D की वैल्यू आ रही है -2। तो हमें S2 मिल गया है, हमें A1 मिल गया है। अब हम बात करेंगे A3, A10 और AN की। सीधे सीधे फार्मूला ओपन करेंगे। A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D। A और D की वैल्यू पुट करने के बाद मिला है -1। सिमिलरली A10 का फार्मूला होता है A प्लस 9D। A की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट हो चुकी है, D की वैल्यू -2 फाइंड आउट हो चुकी है, आंसर आ रहा है -15। देन AN की वैल्यू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू 3 पुट करिए, D की वैल्यू -2 पुट करने के बाद हमारा लास्ट में आंसर आता है 5 - 2n। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। तो क्वेश्चन है कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन जॉब ले रखा है और उसको जैसे जैसे वो अपने कंस्ट्रक्शन में डिले करेगा वैसे वैसे उसको क्या पड़ेगी, पेनल्टी लगती रहेगी। तो पहले दिन अगर उसने एक दिन डिले कर रखा था उसे 200 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी। नेक्स्ट डे अगर उसने फिर से डिले कर रखा तो 50 रुपीज़ उसके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। थर्ड डेज के लिए फिर से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से पूछा है, अगर उसने 30 दिन तक काम डिले किया हो तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी पड़ेगी। तो द गिवन पेनल्टीज आर इन द फॉर्म ऑफ एन AP हैविंग फर्स्ट टर्म एज 200 एंड कॉमन डिफरेंस एज 50। हमें दिख रहा है जो ये प्रॉब्लम है उसका क्या है, पहले दिन जो पेनल्टी है वो 200 रुपीज़ है, और फिर क्या हो रही है, नेक्स्ट डे की 50 रुपीज़ से बढ़ रही है, फिर उसके अगले दिन के 50 से बढ़ रही है। तो हमें दिख रहा है ये कैसे एक AP की तरह फॉर्मेशन बन रही है। मतलब पहले दिन की जैसे आपको 200 पड़ी, नेक्स्ट डेज की आपको पड़ेगी 250, फिर 300, फिर 350। तो ये पहले डे की पेनल्टी हो गई, ये सेकंड डे की, ये थर्ड डे की, और ये फोर्थ डे की। तो ऐसे उसने बोला है कि ऐसे करते करते अगर हमारे पास टोटल 30 डेज हो जाएंगे तो उसे टोटल कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। मतलब हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब इस AP के 30 टर्म्स का सम हमें निकालना पड़ेगा। तो जो पेनल्टी वो दे रहा है 30 दिनों में, उसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, जब हम S30 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सीधे सीधे S30 का फॉर्मूला लगा रखा है, 30/2 मतलब n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D। D की वैल्यू 50 दी हुई है, A की वैल्यू 200 है, और कितने टर्म्स तक निकालना है, 30 टर्म्स तक निकालना है। सॉल्व करने के बाद हमें मिल पा जाएगी 27,750 रुपीज़। उसने क्या कर रखे हैं, 30 दिनों की पेनल्टी के फॉर्म में उसने क्या कर रखा है, पे करा है। देन 16th क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize। तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 700 रुपीज़ का कैश प्राइज़ क्या दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, और जो हर प्राइज़ है वो अपने पहले वाले प्राइस से कितना 20 रुपीज़ लेस होता जा रहा है। तो हमें उन प्राइज़ों की वैल्यू बतानी है। तो हमने जैसे फर्स्ट प्राइस को लेट कर लिया, माना P रुपीज़ पहले जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसको मिलेगा। देन उसने बोला है उनका प्राइस 20 रुपीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, P में से जब आप 20 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे थर्ड प्राइस कैसे निकालेंगे, जब सेकंड प्राइस में से 20 रुपीज़ ऐड करेंगे, मतलब P - 20 में से 20 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो आपको P - 40 रुपीज़ मिल जाएंगे। फिर से वही प्रोसीजर हमें दिख रहा है कि ये जो कॉस्ट प्राइस का सीक्वेंस है ये हमारे क्या कर रहा है कि AP को फॉर्म कर रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म P है और वो 20 रुपीज़ से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब एक सेम क्वांटिटी क्या हो रही है उस पर डिक्रीज़ होते जा रही है। तो
इसलिए हमारी ए पी बन रही है पी माइनस 20, पी माइनस 40। हमें पता है कि ऐसे टोटल हमने कितने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और इन 7 प्राइजेस का जो टोटल सम है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 700 दिया हुआ है। मतलब जो सम ऑफ 7 टर्म्स है वो 700 क्वेश्चन में गिवन है। हमने बस S7 की वैल्यू निकालनी है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू -20 है, ए फर्स्ट टर्म p है, n की वैल्यू 7 है। आफ्टर सॉल्व दिस 7 से 700 कट होगा तो 100 आ जाएगा, 100 2 से 200 इधर बचने वाला है, ये 2p बच जाएगा। ये 7 - 1 6 का -20 से मल्टीप्लाई -120 होगा। नेक्स्ट स्टेप है -120 इधर जाएगा तो 200 में ऐड होकर 320 बनाएगा, देन 2 से डिवाइड होंगे तो 160 हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना है, 160 रुपीज़ का है। अब नेक्स्ट प्राइस कैसे निकल लेते हैं, -20 कर देंगे तो सेकंड प्राइस के लिए इसमें से 20 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा। थर्ड के लिए इसमें से 20 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 120 आएगा, देन 100, देन 80, देन 60, देन 40। तो इस तरीके से ये 7 प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution। एक स्कूल है जहाँ जो है बच्चों ने सोचा है कि वो एयर पॉल्यूशन को घटाने के लिए अपने स्कूल के चारों और स्कूल के अंदर क्या करेंगे, पेड़ों को प्लांट करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज डेट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपको जितने नंबर ऑफ ट्रीज लगाने हैं वो उतने ही होंगे जितने ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल द सेम एज अ क्लास। मतलब जो आपकी क्लास का नंबर है उतने ही पेड़ आपको लगाने हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया है इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब जिस क्लास में आप पढ़ते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। मतलब वहाँ 1 से लेकर 12 तक क्लास है, तो क्लास जो 1 है उसको सिर्फ 1 पेड़ लगाना है, क्लास 2 को सिर्फ 2 पेड़ लगाने हैं, क्लास 3 को सिर्फ 3 पेड़ लगाने हैं। एक इन्फॉर्मेशन, और ऐसे करते करते 12th क्लास तक का इनका शेड्यूल है। उसके बाद देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। एक दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे हमारी सेकंड क्लास है तो उसके भी क्या है, 3 सेक्शन है, जैसे A B C। हर क्लास में 1 से लेकर 12th तक हर क्लास के पास 3 सेक्शन अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से वो टोटल कितने प्लांट लगा पाएंगे। फिर से वही हम एक ए की फॉर्मेशन होते हुए देख रहे हैं। जो क्लास फर्स्ट है उसने 1 पेड़ लगाया, जो क्लास 2 है उसने सेकंड 2 पेड़ लगाए, जो क्लास 3 है उसने 3 पेड़ लगाए। लास्ट वाली क्लास 12th तक गई है तो 12th वाली क्लास ने 12 पेड़ लगाए होंगे। और मान लिया ये जो प्रोसीजर है सेक्शन ए के बच्चों ने फॉलो किया है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स इज इन एन AP। तो ये हमारी AP बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगी। हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि ये ऐसी टोटल 12 क्लासेस हैं, मतलब इन सबका क्या करना है, सम करना है। हमें पता चल जाएगा पहली क्लास ने 1 पेड़ लगाया, दूसरी ने 2 लगाए, तीसरी ने 3 लगाए, जो 12th नंबर की क्लास है उसने कितने 12 पेड़ लगाए। तो इनका सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S12 निकालना पड़ेगा। S12 का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया है n/2 a प्लस AN। हम AN वाला फार्मूला इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज हमें 12th टर्म तक के सम चाहिए और हमें 12th टर्म की जो है वैल्यू भी पता है। तो हमने n की जगह सीधे 12/2 रख दिया है, a की जगह 1 यूज़ किया है, AN की जगह 12 यूज़ किया है। इस तरीके से करते करते 78 पेड़ लगाए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसीजर है, ये 1 सेक्शन ने किया है। ऐसे ही तो हमने लिखा है देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ क्लास इज 78। अब हमें पता है कि ऐसे ही करते करते टोटल कितने सेक्शन थे, 3 सेक्शन थे। तो एक सेक्शन ने अगर 78 पेड़ लगाए हैं तो 3 सेक्शन ने कितने पेड़ लगाए होंगे, 3 × 78 मतलब 234 ट्रीज। देन एक क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, विच टर्म ऑफ एन AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें दिख रहा है कि ये जो AP है डिक्रीजिंग हो रही है, 121 के बाद 117 आया है, फिर 113 आया है। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब AP जा रही है तो हमें ये चेक करना है कि इसका कौन सा टर्म नेगेटिव आएगा। तो AP पे देखने से पता चल रहा है कि A की वैल्यू 121 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 117 - 121 करके -4 हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। हम मान लेते हैं कि आगे चलते हुए कोई एक ऐसा टर्म आएगा AN जिसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसलिए टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ सीरीज, इस सीरीज़ का पहला नेगेटिव टर्म जो है ढूंढना है। तो उसकी कंडीशन क्या है, AN की वैल्यू <0। <0 का मतलब है 0 से छोटी नंबर जो होती है नेगेटिव होती है, मतलब AN की वैल्यू नेगेटिव कब आती है हम चेक करेंगे। तो AN का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, A + n - 1 × D। A की वैल्यू 121, D की वैल्यू -4 पुट किया,
यहाँ से कंडीशन आ रही है कि एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 31.25 से बड़ी होनी चाहिए, तब जाके हमारी ए एन की जो वैल्यू है 0 से छोटी आ जाएगी। अब एन की वैल्यू 31.25 से बड़ी होने का मतलब है कि हमें पता है एन की कंप्लीट वैल्यू होती है, इसलिए 31.25 के बाद जो कंप्लीट नंबर आएगा वो आएगा 32। तो इसलिए जब एन की वैल्यू 32 आएगी तब जाके हमको पहला नेगेटिव टर्म मिल जाएगा। इसलिए जो है 32 वाला टर्म जो होगा इस एपी का वो नेगेटिव होगा, जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में।